Hello students, welcome to class of quantum mechanics. Today we are going to discuss wave function. Now you know that quantum mechanics consider particle as wave and wave as particle. ठीक है, quantum mechanics ने हमें ये बताया कि particle also acts as wave and wave also acts as particle. Classical mechanics में wave का concept था कि वेव हेल्प्स अस इन फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एटसेट्रा. ठीक है, और अगर पार्टिकल की बात होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में, देन वी से कि पार्टिकल हैज ए प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर मोमेंटम. वट एवर वी वॉन्ट टू फाइंड वी कैन फाइंड विद श्योरिटी. ठीक है, हम कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ वी कैन फाइंड द वैल्यू. बट हेयर इन क्वांटम मैकेनिक्स वी टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है. यू कैनॉट टेल एनीथिंग विद श्योरिटी. ओके, quantum mechanics also tells us that if you are not observing the object, अब मैं पार्टिकल और वेव वर्ड ना बोल के मैं ऑब्जेक्ट बोल देती हूँ. ऑब्जेक्ट क्योंकि वेव की तरह भी एक्ट करता है एंड पार्टिकल की तरह भी. सो इफ यू आर नॉट ऑब्जर्विंग इट, इट वुड most probably exhibit its wave like behavior. ठीक है, और the moment you start observing it, आपने कोई डिटेक्टर लगा दिया, then it would show its particle behavior also. हमने ये भी पढ़ा कि if radiation या कोई object it's moving, उस टाइम पर वो अपना वेव नेचर शो करता है, बट द मोमेंट इट इंटरेक्ट्स विद समवन देन इट शोज इट्स पार्टिकल नेचर. ठीक है, सो अदरवाइज इफ देर इज नो इंटरेक्शन as such, then we can consider and we can expect the object to behave like a wave. ठीक है, so the quantity with which quantum mechanics is concerned is the wave function of a body. अब quantum mechanics किसी भी body को properly particle भी नहीं बोलती, properly wave भी नहीं बोलती. But the thing is, most of the time it says कि अगर आप observe नहीं कर रहे और अगर कोई पर्टिकुलर इंटरेक्शन नहीं है, देन दैट बॉडी वुड एग्जिबिट, देन दैट बॉडी और दैट रेडिएशन वुड एग्जिबिट इट्स वेव नेचर. ठीक है, और इसी कारण दे से कि इन जनरल दे टॉक इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन ऑफ अ बॉडी. दे से कि एनी बॉडी एज सच इट वुड बी प्रेजेंट एज अ वेव. हमने ये भी देखा कि इफ वी हैव टू स्लिट्स एंड वी आर परफॉर्मिंग दैट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उस केस में भी दे से जब दे मेक श्योर कि एक ही इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम प्रोड्यूस हो एंड इट पासिस थ्रू द स्लिट, इन दैट केस ऑल्सो वी आर ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस पैटर्न. राइट, तो उसके एक्सप्लेनेशन में क्या बोला था उन्होंने कि उस टाइम पर आप पार्टिकल को एज पार्टिकल ना कंसीडर करके एज वेव कंसीडर करो. अ वेव इज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट एंड ऑब्वियसली एक वेव दोनों स्लिट से भी इक्वली पास हो जाएगी. राइट, इस कारण क्वांटम मैकेनिक्स में हर फंक्शन, हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिलेट करते हैं. अगर हमने उसकी कोई भी एस्पेक्ट को स्टडी करना है तो वी विल यूज वेव फंक्शन. वेव का फंक्शन वेव फंक्शन. राइट, तो हमने एक ये टर्म यूज करते हैं वेव फंक्शन. हमने उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, उसके मोमेंटम फाइंड करना है, एनीथिंग, बट हम उस पर्टिकुलर बॉडी या ऑब्जेक्ट का कौन सा एस्पेक्ट यूज करेंगे, दैट वुड बी वेव फंक्शन, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली दैट बॉडी वुड बी प्रेजेंट लाइक अ वेव एट एनी मोमेंट. ठीक है, वो वेव की तरह भी हो सकती है. वेव क्या है, स्प्रेड आउट होती है. तो उस कारण उस बॉडी का अगर हमने कोई भी डिटेल स्टडी करना है तो हम एक वेव फंक्शन, हमने एक टर्म ले ली कि वेव फंक्शन की हेल्प से ही वी विल डिफाइन एवरीथिंग. नाउ वी डिनोट दिस वेव फंक्शन विद साई. इट इज अ क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल. हमने ये भी देखा कि मैटर की भी वेव होती है. ठीक है, डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट मैटर ऑल्सो हैज वेव्स एंड इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट ओनली व्हेन दैट मैटर इज मूविंग दैट वी कैन से दैट वेव इज एसोसिएटेड विद इट. अगर कोई मैटर रेस्ट पे है तब शायद उसकी वेव इतनी उसके साथ एसोसिएट होगी, बट स्टिल इट वुड बी नॉन सिग्निफिकेंट. बट द मोमेंट इट स्टार्ट्स मूविंग, तब उसकी वेव जो है
उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, और कभी भी सिंगल वेव ट्रेन नहीं होती. देयर आर ग्रुप ऑफ वेव्स whom we call wave packet. ठीक है, तो वेव फंक्शन जो है ये क्वांटिटी है मूविंग पार्टिकल के साथ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग, जैसे अब इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वट एवर वी टॉक ऑफ, इवन फोटोन, हम कहते हैं कि दे आर ऑलवेज मूविंग. वी हार्डली कंसीडर और हार्डली स्टडी देम व्हेन दे आर एट रेस्ट. अगर वो रेस्ट पे होते हैं तब उनकी स्टडी करने का क्या फायदा. अब अगर हम डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट देखें, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग, दे वर फॉलोइंग ऑन निकल टारगेट एंड देन दे वर स्कैटरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो एटलीस्ट दे वर मूविंग. और मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, इसीलिए हमने ये एक कंसेप्ट यूज कर लिया वेव फंक्शन का. नाउ इसका अगर हम मॉड लेके स्क्वायर कर दें, सो मॉड इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ पर्टिकुलर टाइम. अब यहाँ ये वर्ड प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी है. इफ यू राइट डाउन दैट दिस इज प्रोपोर्शनल टू द, you can say, a quantity of, or this is just a quantity of finding a particle at a particular point at a particular time, then that would be wrong. So you have to say probability. ये जो psi mod square है, that would give you only probability. It would not give you actual value. It would not tell you कि yes, electron is present at that particular position. कि at time t is equal to 1 minute, electron would be present at x equal to 2 meter. Suppose अगर हमारे पास कोई one dimensional distance है, it would never say that. It would only give you probability. It would say that there is high probability that electron would be present at that location at that time. तो आप कह सकते हो कि there is 90% chance or maybe 95% chances of finding electron there. तो ये वैल्यू जितनी आएगी उतनी ही आप समझ लो कि प्रोबेबिलिटी है. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब हमारे पास आंसर आता है 1. लोएस्ट या लीस्ट प्रोबेबिलिटी कब होती है? व्हेन आंसर इज 0. इन बिटवीन कब होते हैं? अगर कोई इन बिटवीन वैल्यू है, देन ऑल्सो यू विल गेट कि यू विल अंडरस्टैंड कि वो लो प्रोबेबिलिटी है या हाई प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अगर तो 1 आ जाए तब तो श्योरिटी है दैट यस पार्टिकल वुड बी प्रेजेंट देयर. अगर 0 आ जाए तो मतलब पार्टिकल वॉन्ट बी देयर. बट स्टिल हम हमेशा प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं. विदाउट प्रोबेबिलिटी वी नेवर टॉक. ठीक है, हो सकता है आपका आंसर 1 आ जाए, पर 99, इफ आई से कि 100 केसेस हैं, आउट ऑफ 100 केसेस मे बी 1 केस फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले. ऑल राइट, सो आउट ऑफ 100 केसेस 99 केसेस में व्हाट इज द थिंग that if mathematically you are getting answer 1, so even if mathematically you are getting answer 1 which tells that yes definitely that particle would be there, but फिर भी quantum mechanics यही कहती है कि it's everything is probable, uncertain. आप श्योरिटी के साथ कोई चीज नहीं कह सकते, right? So even if mathematically we are getting answer 1, but still there is possibility or probability that electron won't be there. तो अगर आपका सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1 which tells you कि yes particle would be present there, even then हो सकता है 100 केसेस में से 99 केसेस में you will find that particle, but 1 केस still ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टिकल ना मिले. ठीक है, but still we say कि probability maximum है, so yes we can find the particle. ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहां पर मैक्सिमम टाइम्स पार्टिकल मिला है, बट कोई ऐसा चांस, कोई ऐसा इवेंट भी हुआ है कि पार्टिकल नहीं मिला. ठीक है, और उस नहीं मिले का एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन यही है कि क्वांटम मैकेनिक्स टेल्स एवरीथिंग इज अनसर्टेन और इट ओनली डील्स विद प्रोबेबिलिटी. इट विल गिव यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल देयर, but it will not tell you with 100% surety, 100% accuracy that yes particle would be there or would not be there. ठीक है, तो ये अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि everything is probable. हम जो भी terms यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास values आ रही हैं, वो सब probable हैं, fixed नहीं है. Okay, so it is probability density. It will just give you the probability that yes this much density is possible, कि इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पॉसिबल हो सकते हैं, बट टोटल कितने nobody knows.
ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं चलता, समटाइम इट शोज वेव नेचर, समटाइम इट शोज पार्टिकल नेचर, तो वो डिटेक्ट होगा या नहीं होगा, nobody knows, only that electron knows. Okay, so this psi is probability amplitude, और इस psi mod square को we can write psi star psi. तो ये psi कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. सो इफ यू हैव स्टडीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपको पता है कि हम कंजुगेट कैसे लेते हैं. कंजुगेट में क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है. So if you have a number z which is a plus iota b, and then you can find its conjugate z star. तो ये जो psi star है, this is basically the conjugate. ठीक है. So if psi is a plus iota b, then psi star is a minus iota b. अब psi mod square क्या है, psi star psi, दोनों का प्रोडक्ट. So a plus iota b multiplied by a minus iota b will give you a square minus iota square b square. Iota square क्या होता है, -1. So you get a square plus b square. Normalization. अब आपको पता चल गया कि psi mod square is probability density. अब probability of finding particles, right? But कहाँ, अब एक स्पेस भी होगी, एक पोजीशन भी होगी where we are trying to find the particle. अब वो पोजीशन कैसी, वो कोई वन डायमेंशनल ट्रैक भी हो सकता है. इट कुड बी सम बॉक्स, कोई पर्टिकुलर 3D स्पेस भी हो सकती है. सपोज यू हैव अ बॉक्स और यू हैव अ चैम्बर, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है. ओके, सो नाउ इट्स नॉट ओनली कि हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हमें ये भी देखना है कि वो कहाँ पर है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है टू फाइंड दैट पार्टिकल. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी टॉ, तो हमने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर दिया कि उस वॉल्यूम के अंदर अंदर फाइंड करना है, तो वो वॉल्यूम है डी टॉ. तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर हमने फाइंड करना है पार्टिकल, सो दैट वुड बी साई मॉड स्क्वायर डी टॉ. ठीक है. एंड सिंस ये तो है ही है कि पार्टिकल कैन बी एनीवेयर, इट्स ए क्वांटम पार्टिकल, इट कैन बी एनीवेयर. ओके, एंड अगर हमारे पास कोई फिलामेंट है एंड वी नो कि यस इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है एंड वी आर श्योर कि इलेक्ट्रॉन वहां होगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो होगा. मे बी उस पर्टिकुलर रीजन में हमें ना मिले, बट इट वुड बी समवेयर. ऐसे ही एकदम गायब तो नहीं हो जाएगा, इट्स अ पार्टिकल, इट वुड बी देयर. तो अगर आपके पास फिलामेंट टारगेट है, आपने उस पीछे से वोल्टेज दे दिया है, यू नो कि इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड फ्रॉम इट, और एक बड़ा सा चैम्बर है, ठीक है, तो अब आप एक उसमें पर्टिकुलर वॉल्यूम पे देखना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन है. तो अब क्या होगा कि आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली वी कैनॉट सी देम विद नेकेड आई, बट उस पर्टिकुलर रीजन में है या नहीं वी कैनॉट से. तो अब अगर हम ये लिखें कि सिंस द पार्टिकल इज डेफिनेटली समवेयर, सो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हमने सारी रेंज कवर कर दी, दिस शुड कम आउट टू बी 1, क्योंकि पार्टिकल तो है. अब ये नहीं पता कि आपके उस स्मॉल वॉल्यूम में है कि नहीं, बट उस पर्टिकुलर पूरे रीजन में कहीं ना कहीं तो है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी. हमने लिमिट्स ही माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लगा दी. माइनस इन्फिनिटी से छोटा नंबर कोई नहीं हो सकता, प्लस इन्फिनिटी से बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता, राइट. तो हमने जितनी भी लिमिट्स हैं, जो भी पॉसिबल रेंज है, हमने उसका एक्सट्रीम लगा दिया. तो अब तो श्योर शॉट उस पूरे रेंज में तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होगा. अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उस चैम्बर में, तो इट वुड बी देयर, एकदम अपने आप गायब तो नहीं होगा, राइट. इसलिए हमने आंसर लिख दिया 1. 1 का क्या मतलब है, व्हेन देयर इज 100% पॉसिबिलिटी, 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, तभी हमारे पास आंसर 1 आता है. ठीक है, इस सिचुएशन को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, कि अब आपके पास कोई भी पार्टिकल है और उसका वेव फंक्शन है. नाउ यू नो कि उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करने के लिए यू हैव टू टेक मॉड एंड देन स्क्वायर इट, तो साई मॉड स्क्वायर चाहिए. अब आपके पास कोई भी वॉल्यूम है, ठीक है, डी टॉ वॉल्यूम, अब आप उसको इंटीग्रेट कर दो पूरी एक्सट्रीम लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, तो वो आंसर हमेशा 1 आएगा. ये एक स्टैंडर्ड आपके लिए सेट हो गया. अब आप बीच में यहाँ कोई भी वैल्यूज डालो, ठीक है, साई की आपके पास कोई भी वैल्यू है,
आप उसको सब्सटीट्यूट करके यू कैन सॉल्व इट, बिकॉज राइट हैंड साइड पे वी हैव वन. इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमें आता है. अब साई का जो भी फंक्शन है वी कैन सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू. यूजुअली क्या होगा कि आपके पास जो भी फंक्शन होगा वो x, y, z इस टर्म में होगा, पोजीशन की टर्म में. तो अगर सिंपली वन कंपोनेंट इन्वॉल्व है x कंपोनेंट, तो आप वो x कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली टेल व्हाट इज द पोजीशन. ठीक है. सो अ वेव फंक्शन दैट ओबेज दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो भी इसको फॉलो करता है, दैट वेव फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड. ठीक है. ये कंडीशन है विच वी should always remember. Now properties. What are the properties of wave function? अब हमने वेव फंक्शन कंसीडर कर दी कि एक क्वांटिटी है, इसी के बेसिस पे वी विल सॉल्व एवरीथिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स. सो इट मस्ट हैव सम प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट इज इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर. एटलीस्ट इसकी क्वांटिटी जो इसकी वैल्यू है इट शुड बी सेम और फाइनाइट एवरीवेयर. ये ना हो कि कहीं नॉट डिफाइंड हो, कहीं इनफाइनाइट हो जाए. दैट वुड लीड टू प्रॉब्लम. ठीक है. तो एक फाइनाइट वैल्यू हो, फिर वैल्यू चाहे चेंज होती रहे, बट इट शुड बी फाइनाइट सो दैट कैलकुलेशन गेट्स इजियर. So if psi is infinite for a particular point, it mean an infinite large probability of finding the particle at that point. ठीक है ना. अगर psi आपका इन्फाइनाइट हो गया तो अगर आप इसका psi mod स्क्वायर करोगे जो कि आपको प्रोबेबिलिटी देगा, प्रोबेबिलिटी भी इन्फाइनाइट होगी. और जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहता है कि इन्फाइनाइट तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट. तो वो वायलेट हो जाएगा. इस करके वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट. देन सेकेंड थिंग इज इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इट शुड हैव जस्ट वन वैल्यू, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन होएगी. ये तो हर चीज के लिए अप्लाई होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अब अगर आपकी कार मूव कर रही है, ठीक है, इट इज जस्ट मूविंग, इट्स गोइंग ऑन द रोड, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे तो वो एक ही पोजीशन पे होगी ना. ये तो नहीं कि कार एक ही टाइम पे दो पोजीशन पे हो सकती है. इट इज नॉट पॉसिबल. तो वही चीज इनके लिए भी है कि साई की वैल्यू एट अ टाइम एक पर्टिकुलर ही होनी चाहिए. ये नहीं कि इट इज हैविंग मैक्सिमम और मल्टीपल वैल्यूज एट सेम टाइम. ओके. उसका क्या मतलब हो जाएगा कि देर इज पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट मोर देन वन पॉइंट, या कह सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही उस पार्टिकल की दो वैल्यूज, मोर देन वन वैल्यू, और ये दोनों ही बातें मीनिंगलेस हैं. थर्ड, इट मस्ट बी कंटिन्यूस एंड हैव अ कंटिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव एवरीवेयर. अब वेव है तो वेव तो कंटिन्यूस होती है, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इट्स नॉट डिस्क्रीट. सो इफ इट इज कंटिन्यूस देन इट शुड बी कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, बिकॉज वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव whenever we want to find the change, the small change के लिए we need derivative. So that derivative should also be continuous everywhere. And fourth is it must be normalizable. जो हमने अभी पीछे condition की psi mod square d tau when integrated from minus infinity to plus infinity gives us 1. This should be there. ये obey करना चाहिए. ये वाली जो हमारी normalization condition है, this should be obeyed by all the particles or wave function we should say. Okay, so now comes Schrödinger. Starting में lecture के I told you all the scientists who have given their contribution in the origin, in the growth of quantum mechanics. उनमें से एक Schrödinger भी है, Erwin Schrödinger, right? Schrödinger is famous for his Schrödinger equation, time independent and time dependent. ये दो इक्वेशन दी हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं. जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट्स बेसिक, ए फाउंडेशन है क्वांटम मैकेनिक्स. इफ यू टॉक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर, इनका नाम हमेशा यूज होता है. और इन श्रोडिंगर की इक्वेशन और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ये भी हर जगह यूज होता है. ओके. तो श्रोडिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट. इट इज ऑल्सो वेरी फेमस. ठीक है. सो नाउ वी वॉन्ट टू सी व्हाट इज दैट. जो उसने कैट को यूज करके इस्टेब्लिश किया था लॉ, व्हाट इज दैट आफ्टर ऑल. सो 1926 में, because now you know कि 1905 when Einstein gave his paper on photoelectric effect and he considered light to be photon,
तो वहाँ से ओरिजिन हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, एंड आफ्टर दैट साइंटिस्ट दे जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। सो श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, यानी थॉट एक्सपेरिमेंट यानी जस्ट एक अपने आप सोच के कि ऐसा है, एक आपने एक चीज अज्यूम कर ली एंड देन उसको देखना आफ्टर सम टाइम, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, एवरीथिंग इज इन योर माइंड, आपने माइंड से एक अजम्पशन निकाली एंड उसको परफॉर्म करके देख लिया। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम नहीं होता, ऑलमोस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट में आप अपने माइंड से ही अजम्पशन देते हो और माइंड से ही उसकी एक्सप्लेनेशन देते हो। ओके, सो बट इस एक्सपेरिमेंट में उसने यूज की कैट। ओके, और इसने ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही वॉज केपेबल इनफ टू एक्सप्लेन मैनी फिनोमेना। ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ इंटरप्रिटेशन में देयर वर प्रॉब्लम्स एंड पीपल वर नॉट एक्चुअली गेटिंग द आइडिया। ठीक है, स्पेशली व्हेन वी सॉ दैट एक्सपेरिमेंट जिसमें कि एक ही स्लिट से भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है अगर, दैट टू वॉज प्रोड्यूसिंग वेव पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन खुद से इंटरफेयर कर रहा है और वट एवर इट इज। ठीक है, तो इस चीज को देयर वर मेनी पीपल हु वर जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस कंसेप्ट इज टोटली वेग। तो इसको समझने के लिए श्रोडिंगर डिड थॉट एक्सपेरिमेंट। Now what he did in this thought experiment? Obviously cat involved है, so he took a box, उसमें उसने एक कैट को रख दिया, वहां पर एक फ्लास्क था पॉइजन गैस का। ठीक है, एक हैमर था जो कि अगर उस फ्लास्क पे पड़े तो वो फ्लास्क टूट जाएगा और उसमें से पॉइजनस गैस बाहर निकल जाएगी। एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस था जो डिके हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो इट विल डिके, बट व्हेन विल इट डिके वी डोंट नो। ठीक है, एक सेंसर था उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, जो कि डिटेक्ट करता डिके को, मतलब अगर डिके हो जाता तो सेंसर वुड हैव मे बी बीप करता। ठीक है, टू टेल दैट यस दैट न्यूक्लियस हैज डिकेड। ये सब एक डिवाइस के साथ कनेक्ट थे विच विल कॉज द हैमर टू फॉल ऑन द फ्लास्क इफ इट डज डिके। क्या था, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर उन्होंने कैट को रख दिया, उसके अंदर एक फ्लास्क है जिसमें कि पॉइजनस गैस है, उसमें एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस भी है जो कि कभी भी डिके हो सकता है, वहां पर एक सेंसर है, वो सेंसर उस न्यूक्लियस के डिके को डिटेक्ट करेगा, और एक इस सेटअप के साथ एक हैमर अटैच किया, और वो हैमर कभी भी गिर सकता है नीचे जैसे ही सेंसर डिटेक्ट करे कि एटॉमिक न्यूक्लियस डिके कर गया। ठीक है, तो सेंसर एटॉमिक न्यूक्लियस की डिके को डिटेक्ट करेगा, जैसे ही सेंसर ने बीप करना स्टार्ट किया वहां से कमांड जाएगी हैमर को और हैमर फॉल कर जाएगा। हैमर फॉल करेगा किस पे, पॉइजनस गैस वाले फ्लास्क पे, और फ्लास्क ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा और पॉइजनस गैस बॉक्स में रिलीज हो जाएगी। ये होगा, लेकिन अब सब कुछ किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस वेदर इट डिकेज और नॉट डिके। अगर तो नहीं डिके करता तब तो कुछ भी नहीं होगा, ना सेंसर डिटेक्ट करेगा, ना ही हैमर को कमांड जाएगी, ना ही हैमर उस फ्लास्क पे गिरेगा, ना ही पॉइजनस गैस रिलीज होएगी बॉक्स में, एंड कैट वुड बी नॉर्मल। ठीक है, इट वुड बी अलाइव, बट द मोमेंट दैट न्यूक्लियस डिकेज तो क्या होगा, सेंसर विल डिटेक्ट दैट डिके, कमांड जाएगी हैमर को, हैमर विल फॉल ऑन द फ्लास्क, फ्लास्क विल ब्रेक, पॉइजनस गैस विल बी रिलीज्ड, और पॉइजनस गैस से कैट को क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल हार्म द कैट एंड कैट माइट डाई। ठीक है, सो सब कुछ डिपेंड कर रहा है उस अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस पे, वेदर इट डिकेज और नॉट डिके। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, यानी कि सब कुछ उस डिके पे डिपेंड कर रहा है। नाउ लेट्स सी, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, द होल सिचुएशन, यानी कि सब कुछ उस अनस्टेबल न्यूक्लियस के हाथ में है। ठीक है, नाउ इट विल डिसाइड वेदर इट हैज टू डिके और नॉट, वो डिके होता है या नहीं, नोबडी नोज।
ऑल वी नो इज दैट इट इज अनस्टेबल, इट विल डिके, कभी तो डिके होगा, बट कब होगा नोबडी नोज. ओके, सो इन हिज पेपर ही सेड, अब अगर आपने बॉक्स बंद कर दिया है, बाहर आप खड़े हो, वुड यू एवर नो what is going inside the box? No. आपने बॉक्स की लिड बंद कर दिया, अंदर कैट है, वट एवर इज हैपनिंग, वहां पे हैमर है, फ्लास्क है पॉइजनस गैस का, देयर इज एटॉमिक न्यूक्लियस विच माइट डिके, और सेंसर है. अब वो न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस कोई साउंड करके या कुछ अलार्म देके तो नहीं डिके करता, वो तो डिके कर जाता है साइलेंटली. ठीक है, तो अब वट एवर इज गोइंग ऑन इन साइड द बॉक्स, हम अगर बाहर खड़े हैं तो हमें तो नहीं पता, लिड भी बंद है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर दैट न्यूक्लियस हैज डिकेड और नॉट डिके? थिंक, हमें कब पता चलेगा कि न्यूक्लियस डिके हुआ या नहीं हुआ? बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन, व्हेन वी विल ओपन द बॉक्स, जब हम बॉक्स को ओपन करेंगे, अगर तो कैट ठीक है, टोटली नॉर्मल, तो इसका मतलब बॉक्स में पॉइजनस गैस रिलीज नहीं हुई. पॉइजनस गैस रिलीज नहीं हुई, दैट मीन्स आपका न्यूक्लियस डिके नहीं किया. और अगर आपने लिड खोली एंड कैट इज डेड, देन दैट मीन्स यस कि पॉइजनस गैस लीक हो गई बॉक्स में. और लीक क्यों हुई? क्योंकि हैमर फॉल किया. हैमर क्यों फॉल किया? बिकॉज सेंसर ने उसे कहा, एंड सेंसर ने भी क्यों उसको कमांड दी? बिकॉज न्यूक्लियस डिके करके. तो सब कुछ कब पता चलेगा? जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. अगर हम बॉक्स को बंद करके चले जाएं, अपना काम कर रहे हैं, अब अंदर बॉक्स में क्या हो रहा है वी डोंट नो. हमें कब पता चलेगा? जब हम उसको उसकी लिड ओपन करेंगे, व्हेन वी विल ओपन दैट बॉक्स एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, वेदर कैट इज ओके और नॉट ओके. ठीक है, तो मेन वर्ड यहां क्या है? ऑब्जर्व. जब आपने ऑब्जर्व किया, आपको तभी पता चलेगा व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, और यही बात मैंने पहले भी बोली है, एंड आई कीप ऑन सेइंग कि जो भी आपका पास ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करने लग जाओ तो वो अपना पार्टिकल नेचर शो करने लग जाता है. अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तब वो अपना वेव नेचर दिखाता है और इंटरफेरेंस पैटर्न देता है. राइट, ये इस चीज को समझने के लिए श्रोडिंगर ने ये कैट एक्सपेरिमेंट किया. ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, माइंड से ही आपने समझना है इसको. ये ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है दैट वी फाउंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है, तो उसने कहा कि ही सेड अंटिल समवन ओपन द लिड ऑफ द बॉक्स टू सी इफ कैट वाज डेड, द कैट वॉज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 स्टेट्स. जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते तो आप सोचोगे मे बी कैट अलाइव है या मे बी कैट डेड है. ठीक है, आप यही सोचोगे, आपको क्या पता व्हाट इज गोइंग ऑन. तो आपके लिए तो वो दोनों सिचुएशंस में है. आप कहोगे कि मे बी कैट ओके ही हो, या आप कहोगे मे बी शायद कैट इट माइट हैव डाइड ड्यू टू बी, क्या पता पॉइजनस गैस रिलीज होगी और कैट ने इनहेल कर लियो. ठीक है, आप यही कहोगे. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. इट्स क्लियर थॉट एक्सपेरिमेंट. तो जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते, आपके लिए कैट अलाइव भी है और डेड भी, यही बोलेंगे. तो कैट, हम अब क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो कैसे बोलेंगे कि कैट वॉज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 स्टेट्स. वो 2 स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है, यानी दोनों स्टेट्स उसके लिए पॉसिबल हैं, अलाइव एंड डेड. जैसे स्विच है, स्विच ऑन हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है. ठीक है, सो सिमिलरली कैट के लिए इस टाइम दोनों पॉसिबिलिटी हैं, वो अलाइव भी हो सकती है, डेड भी हो सकती है, आपको नहीं पता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ही सेज इट वॉज ओनली व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन्ड दैट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन कोलैप्स टू ए सिंगल वैल्यू, ईदर डेड और अलाइव. तो जब आपने बॉक्स खोला, ओनली देन यू विल गेट टू नो कि अल्टीमेट आंसर क्या है, वेदर कैट इज अलाइव और डेड. ठीक है, उससे पहले क्या था? इट वॉज बोथ डेड एंड अलाइव. समझ रहे हो डेड एंड अलाइव का कॉन्सेप्ट? ऑब्वियसली कोई रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डेड भी हो और अलाइव भी हो. अगर हम स्टेट्स की फॉर्म में देखें और इस तरह समझें कि वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, वो डेड भी हो सकती है, वो अलाइव भी हो सकती है.
तो ये कॉइन के हेड टेल वाली सिचुएशन है, ठीक है। आपने एक बार कॉइन टॉस कर दिया, ठीक है, यू डोंट नो हेड गिरा या टेल गिरा, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो दो हो गई ना, हेड भी टेल भी। आप कहोगे हेड भी फॉल कर सकता है, टेल भी फॉल कर सकता है, बट द मोमेंट यू एक्चुअली सी कि कौन सी साइड फॉल की है अपवर्ड्स, देन यू आर श्योर दैट ओके वेदर हेड वॉज देयर और टेल वॉज देयर। सेम इज द केस फॉर कैट। The moment box is kept closed, you don't know what is going on. In that case, you would say that yes, cat alive भी हो सकती है, dead भी हो सकती है. But the moment you open the lid, then you would get to know. तब आपको दिख जाएगी cat that what has happened to it, whether it is okay or not okay. ठीक है? So before you don't observe it, there are two probability distribution states. दो possibilities रहती हैं. But the moment you observe it, तो आपके पास एक आंसर आ जाता है। अब आप जब बॉक्स को ओपन करोगे, आप अपने आप देख लोगे कि what is happening to cat, what has happened to it, whether it is normal or not. All right, so देखा जाए तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है, बट श्रोडिंगर गॉट फेमस विद दिस, और आज तक उसकी ये थ्योरी, उसका ये थॉट एक्सपेरिमेंट एंड उसकी ये कैट दोनों फेमस हैं टिल डेट। 1926 से लेके आज तक एवरीवन नोज, एवरीवन टॉक्स अबाउट श्रोडिंगर एंड हिज कैट, दोनों पॉपुलर हो गए एक बहुत ही सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट से। यानी एवरीथिंग इज सिर्फ समझने की बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट वे, कि जब तक आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी यही पर्टिकुलर स्टेट हो सकती है या दूसरी स्टेट ही पॉसिबल है। नो, हम कहेंगे उसके लिए दोनों ही स्टेट्स पॉसिबल हैं और दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट जैसे ही आपने ऑब्जर्व कर लिया, देन आपको आंसर मिल ही जाता है, तब आप देख के बता सकते हो कि कौन सी स्टेट में है वो, राइट। सो इट्स वेरी गुड एक्सपेरिमेंट आई थिंक, एंड इट्स बेटर एक्सप्लेनेशन, कैट से ज़्यादा बेटर और लाइव एग्जाम्पल क्या होगा टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग, राइट। सो आज तक श्रोडिंगर की कैट डेड या अलाइव वांटेड है एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। All right, so now Schrodinger gave his time independent wave equation. ठीक है, अब हम जानते हैं कि वेव फंक्शंस की टर्म में हम बात करते हैं, तो श्रोडिंगर ने दो इक्वेशंस दी, वन वाज टाइम इंडिपेंडेंट एंड वन वाज टाइम डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में ऑब्वियसली हमारे पास टाइम जो t है वो नहीं आएगा इन द फॉर्मूला, और डिपेंडेंट वाले में t फॉर्मूले में आएगा। अब यहां पर आप देखिए कि हमने वाइब्रेशन एंड वेव चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। वाइब्रेशन एंड वेव चैप्टर में किसी भी वेव को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक एम्पलीट्यूड लेते हैं और एक एक्सपोनेंशियल टर्म लेते हैं। अगर आपको याद हो, कई बार क्या होता है, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स कुछ ऐसा ले लेते हैं, या a sin के टी माइनस ओमेगा एक्स ऐसा कुछ ले लेते हैं, और कई बार साइन और कॉस को दोनों को कंबाइन करके हम एक्सपोनेंट e रेज़ टू द पावर ले लेते हैं, आइटा के टी एंड समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी साई एक वेव फंक्शन है, तो साई एक्स टी हमने ले लिया ए ई रेज़ टू द पावर माइनस आइटा बाय एच कट ई टी माइनस पी एक्स। देखिए एच कट क्या है, एच अपॉन 2 पाई, एंड प्लैंक कांस्टेंट विल ऑलवेज बी देयर। तो ये हो गया एट एनी टाइम टी, और ये वाला है एट टाइम टी इक्वल टू 0, तो उसमें ले लिया ए ई 2 पाई आइटा एक्स अपॉन लैम्डा। अगेन ये जो 2 पाई आइटा, आइटा तो रहेगा ही, ये जो 2 पाई एक्स है वो क्यों आया है, एक्स कंपोनेंट के कारण, ठीक है। हमने ये लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जब हम एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये वाला एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाती हैं। साई वेव एम्पलीट्यूड है गिवन एक्स के लिए, ए इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, लैम्डा इज वेवलेंथ। अब अगर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, साई एक्स टी इक्वल टू 0 को अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। साई कैसे आएगी, आपको दोबारा से इसको आप डबल डेरिवेटिव इसका करके देखना, साई एक्स टी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर 2 पाई आइटा एक्स अपॉन लैम्डा। इसका लेना है आपने, डबल डिफ्रेंशिएशन करनी है इसकी, राइट। तो जब आप डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ए ई
2 पाई आयटा एक्स बाय लैम्डा भी आएगा, उसकी जगह आप वापस साई सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो इसी वाली टर्म को, इसको अगर आप डबल डेरिवेटिव लोगे इसका और फिर वापस से ये टर्म आ जाएगी, उसमें आप वापस से साई पुट करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। कर्ली क्यों लिया है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पर साई जरूरी नहीं कि बस एक्स पे ही डिपेंड करे, बिकॉज मोशन है तो मोशन तो 3D होगी, स्पेस में मूव करेगा, सो इट माइट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड ऑल्सो, ठीक है। तो जब भी किसी चीज में पूरी डिपेंडेंस ना हो तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं। अगर कोई वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है कंप्लीटली, तब हम डी लेते हैं, डी फॉर डिफरेंशिएशन। बट अगर वो बहुत से वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, इन दैट केस वी विल टेक पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो पार्शियली डिपेंड करता है, एंड देन वी विल यूज कर्ली स्क्वायर, राइट। तो ये आगे इक्वेशन सेकेंड। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द नोट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर है इन द सिलेबस। आई हैव गिवन यू द नोट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर, पूरी जो कंप्लीट बुक के PDF है, ठीक है। सो कीप ऑन सॉल्विंग, आप वहां पर जो भी डेरिवेशन है उनको सॉल्व करो। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी देयर ओनली, ठीक है। यू कैन पुट योर क्वेरीज ऑन द टेलीग्राम बोट। अब आ गया लैम्डा। लैम्डा अगेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन m नॉट v, m हमने यहाँ पर m नॉट रेस्ट मास है। तो एक बार फिर देख लेते हैं हमारे पास क्या टर्म है, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर साई बाय लैम्डा स्क्वायर। अब हम लैम्डा के लिए देखते हैं कि व्हाट इज 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहां पर लैम्डा है h अपॉन m नॉट v, तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो गया m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो और m नॉट स्क्वायर को स्प्लिट कर दो, तो ये बन गया 2m नॉट हाफ m नॉट v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। अब ये हाफ m नॉट v स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो वी विल डिनोट इट विद कैपिटल K, ठीक है। हमने इसे कैपिटल K से डिनोट कर दिया, तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ गया 2m नॉट K अपॉन h स्क्वायर। K काइनेटिक एनर्जी है। अब E है हमारी टोटल एनर्जी और V ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए अब हमने ये जो इक्वेशन थर्ड है ये लिखी 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2m नॉट अपॉन h स्क्वायर और K की जगह लिख दिया E माइनस V, दैट इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपकी इक्वेशन जो थी, हमने जो पीछे डिराइव की थी, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। अब इसमें हमने साई वाला जो ये फंक्शन है, यहां पर हमने लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमने अभी फाइंड की है, ठीक है। ये है हमारी लैम्डा स्क्वायर, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सब्स्टिट्यूट करके वी विल गेट दिस। राइट हैंड साइड को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ एंड नाउ वी विल हैव 0 ऑन द राइट हैंड साइड। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या आपको कहीं पे भी t नजर आ रहा है? टाइम वाला t? नो, इसमें t कहीं भी नहीं है। इसमें कौन है? एनर्जी है। रेस्ट मास तो हो गई, x है क्योंकि रीजन है, हमें एक x कंपोनेंट स्पेस के लिए, पोजीशन के लिए हमें लेना ही है। h तो आएगा ही बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स है, इट इज इनकम्प्लीट विदाउट h। और बाकी क्या है? एनर्जी है। तो कहीं भी टाइम नहीं है। सो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन for a particle of mass m naught, total energy E, potential energy V, which is moving along x axis। लेकिन अब अल्टीमेटली तो पार्टिकल 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करता है, तो x के साथ y एंड z भी होना चाहिए, तो हम उसको सिंपली इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमने कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर भी ऐड कर दिया, तो ये कंप्लीट हमारे पास पूरी स्पेस के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिल गई।
सिर्फ x कंपोनेंट के लिए नहीं बल्कि पूरी स्पेस के लिए। ऑल राइट, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस। अब आपने पढ़ा होगा लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन क्या होती है? कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब इसको हम डेल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। तो इन तीनों फर्स्ट 3 टर्म्स में साई कॉमन ले लो तो क्या बचा? कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर, और ये होता है आपका डेल स्क्वायर। तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में एज डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ गया डेल स्क्वायर साई प्लस 2m0 अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो ये आपकी बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। और अगर फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल का क्या नेचर होता है? वो फ्री है, तो अगर वो फ्री है तो वो घूमता ही रहेगा, जिधर मर्जी चाहे वो इट कैन गो। फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, वो रेस्ट पे नहीं बैठता। जो भी चीज फ्री होती है वो मूव ही करती है, ठीक है। जैसे हम फ्री चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो उन्हें फ्री बोलने का मतलब क्या है कि दे जस्ट कीप ऑन मूविंग, दे आर नॉट एट रेस्ट। तो अगर कोई चीज रेस्ट पे नहीं है, इस मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अगर कोई फ्री पार्टिकल है देन v विल बी 0। तो तब आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी? सिंपली आप इसमें v को 0 कर दो, सो ओनली e इज लेफ्ट। सो डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 2m0 अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इजी है बट इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन, ये क्वांटम मैकेनिक्स के वही लॉज हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स में लॉ ऑफ मोशन है। और यहां पर हमारे पास कौन आ गई है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से लॉ ऑफ मोशन है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसमें हमें वो सब बता देती है कि अगर कोई पार्टिकल है उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो कितनी एनर्जी से मूव करेगा, एवरीथिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।